कि ये 100,000 बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, महीने के 100,000 पाउंड्स और साल के 1.2 मिलियन। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब टैक्स लगता है तो बड़ी आपकी जो है ना आपकी ना जेब जो है ना हल्की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स स्लैब्स हैं, मैं स्कॉटलैंड को काउंट नहीं कर रहा, वहाँ 5 ब्रैकेट्स हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की जाए, तो जो टैक्स रेट्स हैं, वो बेसिक ब्रैकेट जो है वो 20% का है। यानी अगर आप साल में 12,500 71 पाउंड्स कमा रहे हैं, इससे कम, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। इसको वो पर्सनल अलाउंस कंसिडर करते हैं कि ये बहुत ही कम इनकम है, साल के 1000 से थोड़े ज़्यादा ही बन रहे हैं, 1000 कुछ बन रहे हैं, तो उसको टैक्स नहीं लगाते। लेकिन इससे ₹1 भी कमाएँगे, 1 पाउंड भी ज़्यादा कमाएँगे, तो हर एक्स्ट्रा पाउंड जो आप बनाएँगे इसके ऊपर, उस पे 20% टैक्स है। इसको थोड़ा-सा मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, मैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में डालूँ, तो 20% के हिसाब से अगर हम इसी की मिसाल ले लें, जो आपकी एवरेज सैलरी है, तो बल्कि इनफैक्ट इस पे मैं बाद में आता हूँ, जो दूसरा ब्रैकेट है 12,000 से 12,500 से ऊपर वाला, वो 40% का है। फिर आप देखेंगे पहला जो है 12,000 तक कोई टैक्स नहीं है, और 12,000 से ऊपर जो है वो 20% टैक्स है, और ये जाता है 50,000 सालाना तक। यानी 12,000 से लेकर 50,000 पाउंड सालाना अगर आप बना रहे हैं, तो आपको 20% टैक्स लगेगा पहले 12,000 को छोड़ के बाकी ऊपर वालों, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है। इससे अगला ब्रैकेट है वो 40% वाला है, यानी डायरेक्ट डबल हो जाता है। उसमें ये होगा कि जो पहले 12,000 है उस पे तो नहीं है, फिर जो 12 से 50 तक है उस पे 20% लगेगा, 50 से ऊपर जो बना रहे हैं और 1,25,000 तक उस पे 40% लगेगा। फिर जो तीसरा और हायर इनका जो रेट है वो 45% को एडिशनल टैक्स कहते हैं। अगेन फिर 1,25,000 पाउंड से जो ऊपर मजीद है उस पे आपका 45% लगेगा। तो ये ब्रैकेट्स में लगता है। अब इसको अगर मैं आसान कह कहूँ तो अब नेशनल जो हमने सैलरी ली थी ग्रोस बिफोर टैक्स 32,000 पाउंड साल के, उसी को ले लेते हैं। तो उस पे जो है पहले 12,000 जो हैं उस पे आप कोई टैक्स नहीं देंगे, और जो बाकी के 19,400 बचते हैं उस पर आप फिर देंगे 20% टैक्स। तो ये आपके जो ग्रोस सैलरी जो थी 32,000 बन रही थी, तकरीबन ये 28,000 के ऊपर आ जाएगी। तब ये 28,000 आपकी नेट सैलरी हो गई। तो जब आप पर मंथ बेसिस पे देखेंगे तो ये तकरीबन 2340 पाउंड बन जाते हैं। अगेन इसमें मैं एक कैवियट दे दूं कि यहाँ पर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ रिबेट्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सिटीजन नहीं हूँ, मैं वर्क वीज़ा पे, तो मुझे तो नहीं मिल रहे, तो मैं उसको सिंप्लिसिटी के लिए जो है वो टैक्स के अलाउंसेस नहीं काउंट कर रहा। तो जहाँ 32,000 आपकी ग्रोथ थी, वो आपकी नेट सैलरी 28 पे आ गई, और आपकी जो नेट सैलरी जो टेक होम है वो आपकी तकरीबन एवरेज 2340 है, जो कि एवरेज बुरा नहीं है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू लिव। अब इस एवरेज इनकम को अगर हम देखें पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये तकरीबन 8 लाख रुपए बनते हैं मंथली, और इंडियन रुपीस के हिसाब से देखें 2,38,000 रुपए बनते हैं। अब इसमें किस तरह का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आप यूएई के टैक्सेस की बात करें। देखिए, यूएई के अंदर तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं ना, उनको अपने ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्सेस नहीं है। तो अगर किसी की 30,000 दिरहम सैलरी है, तो वो 30,000 दिरहम सैलरी उसको डायरेक्ट मिलेगी। और लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, पार्किंग के ऊपर फीस है। तो पार्किंग की फीस तो मैंने खुद स्कॉटलैंड में देखी है कि 12-12 पाउंड पर आवर की आपको देने पड़ जाते हैं पैसे। तो वो तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो टैक्सेस जो हम टैक्स यहाँ पर बोल रहे हैं, वो तो वहाँ पर नॉर्मल फीस है। इसी तरह टोल टैक्स हो सकता है, या लेट्स से वैट हो सकता है, वैट 5% आ गया है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें नेग्लिजिबल हैं अगर हम यूके से बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स यूएई में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आ गया अब, जो कि कंपनीज़ पे लगता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स ट्रांसलेट नहीं हो रहा है अभी, जो लोग जिनकी इनकम है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग यहाँ पर आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपकी अच्छी सैलरी है, तो फिर आपको हर सूरत में अपने ऊपर वो टैक्स लगाना चाहिए खुद से, जो अगर आप यूके में होते हैं, कनाडा में होते हैं, या किसी और कंट्री में होते हैं, तो वो इवन पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी इवन 40% टैक्स लगने लगा है अब। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पर होते हैं, तो उसको टैक्स को ऑटो इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, और उन पैसों को इन्वेस्ट और सेव करें। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो डाउन द लाइन 10 इयर्स लेटर आप फिर यही सोच रहे होंगे कि यार, हम जो लोग बाद में ये बात करते हैं कि यूएई ने हमें कुछ नहीं दिया और यूएई का कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 50-50, 60-60 हज़ार दिरहम की सैलरी के बाद भी कुछ नहीं होता हाथ में, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरे फैमिलीज़ को का टर्न अराउंड कर दिया है, सिर्फ़ 15,000 दिरहम या 20,000 दिरहम सैलरीज़ के अंदर। तो इट डिपेंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टैक्सेस की बात करें, तो टैक्सेस अच्छी बात ये है कि नहीं है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब लोग यहाँ से आइदर पाकिस्तान वापस जाते हैं, या माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स कनाडा या यूके, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। ये कंप्यूट, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें कंप्यूट करना लोगों के लिए एलियन कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैं 15 साल से ऑलमोस्ट हूँ यहाँ पर, तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि कोई चीज़ टैक्स के नाम पर होगी भी। क्योंकि कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, और यूके की बात करें, तो लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं।
किस तरह से कितना टैक्स बचा सकते हैं, किस तरह से कहाँ पर खर्चा करें या किस एम्प्लॉयर के थ्रू आप हायर हो जाएँ, ये सारी चीज़ें लोग अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। यहाँ पर ये सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर टैक्स का चक्कर ही नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ लोगों को कि जो जितनी भी सैलरी आपको आपकी आप उसके ऊपर खुद टैक्स लगाएँ। मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे हैं टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं, मैं एक बार मुझे याद है यूएस भी गया था, और टेक्सास जो उनकी स्टेट है, उधर ऑस्टिन शहर है, तो उधर तो वो इनकम टैक्स है ही नहीं, बिकॉज उन्होंने कहा था जीरो इनकम टैक्स, जैसे आप दुबई का बता रहे हैं। बट वहाँ प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा टैक्स है, तो यहाँ से नहीं तो वहां से, अगर इनकम पे नहीं लगा रहे तो स्पेंडिंग पे लगा रहे हैं। यूके की आपने बात की, यहाँ भी स्पेंडिंग पे ऑब्वियसली टैक्सेस हैं। और टैक्स यहाँ पर मैंने कहा ना कि 20% बेसिक, फिर 40%। खैर बहुत सारे लोग 40% तक तो जाते भी नहीं है, ज्यादातर ब्रैकेट में 20% वाली में होते हैं। लेकिन वो जब टैक्सेस जब लगते हैं तो बेचारे ज्यादा बचता नहीं है पैसा। लेकिन क्या दुबई में ऐसा है कि अगर आपकी इनकम पे नहीं लग रहा तो प्रॉपर्टी पे या कोई दूसरी चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स लग रहा है? और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको भी इनकम पे बताया है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेंडिंग पर हैं। जैसे अब जो आप घर रेंट पे लेते हैं तो एक काउंसिल टैक्स होता है, इनफैक्ट अपने घर का भी होता है। काउंसिल सर्विसेज का अलग टैक्स होता है, और उसमें क्या कवर्ड होता है उस पर मैं बात कर लूंगा। इसी तरह से हुँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म से, अब लंदन में आप जाते हैं, 3-4 किस्म के टैक्सेस है। गाड़ी में कंजेशन जोन है, उसके ऊपर अलग टैक्स लगता है। फिर एक यूलर्स है, जहाँ पे जैसे अगर आपकी गाड़ी बहुत धुआं शुआं छोड़ रही है, अल्ट्रा लो इमिशन जोन, उसका टैक्स अलग है। हाइब्रिड आई थिंक इलेक्ट्रिक कार्स में नहीं लगता, लेकिन जो सही। दूसरी गाड़ी है उन पे समझ लगता गया है। मैं। तो ये चीज़ें तो ठीक मैं है, अभी बात नहीं कर, मैं सिर्फ इनकम की बात करूँ। क्या ठीक यूएई है। में इनकम पे अगर टैक्स नहीं, तो क्या बाकी कोई ऐसे टैक्सेस हैं जो आपको लगता है कि वो आपकी इनकम पे एक्चुअली नीचे ले ही आते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। यूएई के अंदर जैसे आपने टैक्सेस की बात की ना, तो टैक्सेस में स्टेट टैक्स अ, बहुत कम है आई थिंक 0% तो नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन फेडरल टैक्स आपको फिर भी लगता है। तो इनकम टैक्स तो आपको लगेगा, आप कहीं भी काम कर रहे होंगे यूएस के अंदर, थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा। मतलब ऐसा नहीं होता हाँ, यूएस की का टैक्स रेट बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू कनाडा या लेट्स से अगर आप कैलिफोर्निया में हैं, तो कैलिफोर्निया का अपना टैक्स होगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा होगा। तो वो एक अलग सिनेरियो है। मैं यूएई की बात करूँ हाँ, और दूसरी बात ये कि यूएस के अंदर आप सही कह रहे हैं कि टैक्सेस के अंदर प्रॉपर्टी सस्ती होती हैं, लेकिन वो टैक्सेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उन बात बराबर हो जाती है, अगर कंपेयर करें कैलिफोर्निया की स्टेट की और टेक्सास की स्टेट की। लेकिन यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इवन वैट नहीं है। मतलब आप अगर रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इस वक़्त कोई टैक्स नहीं है, सिवाय इसके कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको डीएलडी देना पड़ेगा, दुबई लैंड डिपार्टमेंट का जो फीस होती है वो देनी पड़ेगी, वो 4% होती है। तो वो तो पाकिस्तान में लें या आप स्टैम्प ड्यूटी कहलाती है मेरे ख़्याल से यूके में। तो अगर वहाँ पर यूके में लेंगे तो आपको एक फिक्स किस्म की एक स्टैम्प ड्यूटी होती है, बल्कि वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कह लें आप प्रॉपर्टी की, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो टोटल कॉस्ट बनती है यूएई के अंदर वो 7-8% बनती है। यानी कि अगर आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो 70,000 दिरहम आपको खर्च करने पड़ेंगे। वो 70,000 दिरहम सिर्फ ये नहीं है कि आपकी कोई गवर्नमेंट ले रही होगी, गवर्नमेंट सिर्फ आपसे शायद 4% ले रही होगी, थोड़ा बहुत पैसे और एक्स्ट्रा ले रही होगी। 4% समझ लें गवर्नमेंट ले रही होगी, बाकी पैसे क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन होती है, स्टेट एजेंट बीच में आता है और बहुत सारी फीसेस होती हैं, तो उसमें वो इंक्लूड होता है। लेकिन यूके में आई एम श्योर जब प्रॉपर्टी आप लेंगे, तो ये 7% से ज़्यादा की अमाउंट आपको हिट कर रही होगी। तो ये तो बात है कि अच्छा, मुझे वो यूके जो का, कहते हैं कि हुँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यूके का मुझे बहुत अच्छा पता नहीं, प्रॉपर्टी को मैंने इतना डील नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की थी, आइडिया था कि कोविड के टाइम पे उन्होंने जो टैक्स स्टैम्प ड्यूटी वगैरह थी वो भी माफ स्टैम्प कर ड्यूटी दी खत्म थी, कर दी थी। तो हाँ, बेनिफिट देते हैं ऑब्वियसली, रियल एस्टेट सेक्टर इनको बड़ा प्यारा है। चलें आगे हुँ। बढ़ते हैं। नहीं, लेकिन जो लेकिन मैं एक और चीज़ जो लाइफ स्टाइल बताऊँ, की बात आप करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें तो ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है। मतलब ठीक है, पार्किंग के ऊपर आपको लग जाएगा, फाइन्स बहुत ज़्यादा अब ये समझें कि रेड सिग्नल तोड़ने के ऊपर 50,000 दिरहम का फाइन है। मतलब ये इस तरह के कुछ फाइन्स ऐसे हैं जो आपकी जान निकाल देंगे ये सुनकर ही कि उनकी अमाउंट क्या है। तो वो लॉज़ इस तरह की स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जो दूसरा मसला है वो ये कि जो 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 बेनिफिट्स आपको यूके में मिलते हैं, वो लाइक स्कूलिंग फ्री मिलती है, हेल्थ केयर फ्री मिलती है। अब फ्री की बात भी कर लेंगे कि वो कितनी फ्री है, एनएचएस कितना अच्छा चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। जैसे कनाडा में तो मुझे बहुत हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती हैं। लेकिन वो चीज़ें अगर आपकी जॉब अच्छी है, अगर आपकी जॉब आपको लेट्स से आपके बच्चों की एजुकेशन दे रही है, नहीं भी दे रही है तब भी आपके पास एक बैंड होता है जो कि आपको स्कूलिंग के लिए आपको लेट्स से मिल जाता है। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि सस्ते से सस्ता भी मिल जाता है, महँगे से महँगा भी मिल जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि स्कूलिंग के हिसाब से यहाँ पर आपको 7,000 दिरहम पर ईयर पर किड के ऊपर खर्चा आ सकता है। फ्रॉम 7,000 दिरहम अंटिल 150,000 दिरहम साल का। ये स्कूल की फीस बता रहा हूँ मैं आपको, एक बच्चे की। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक बैंड है, जिसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ फ़ॉल कर रहे हैं।